नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस बहुत खास एडिशन में। और मैं खास इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को अगले 1 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। 2 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सत्ता पक्ष ने, एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को आगे किया है, तो विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। आज इस खास एडिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यशवंत जी। हमारे लिए वाकई में गौरवान्वित विषय कि पहली बार आप नॉमिनेशन के बाद या अनाउंसमेंट के बाद किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो आप एबीपी न्यूज़ के मंच पे आते हैं और इस अवार्ड विनिंग शो में, इस प्रतिष्ठित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम देश के मूर्धन्य पत्रकार आपके लिए सवालों के साथ तैयार बैठे हुए हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत बहुत इजाज़त है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों के साथ शामिल हो रहा हूं। सर, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा और वो यही है, आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, गणित ये दिखा रहा है कि नंबर आपके पास नहीं है। इस मंच के ज़रिए अगर आपको देश के तमाम सांसदों को, विधायकों को और जनता को ये बताना पड़े कि 2 वजह ऐसी हैं जिस वजह से मैं राष्ट्रपति बेहतर बन सकता हूँ, तो वो 2 कारण क्या हो सकते हैं कि क्यों आपको वोट करें? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो स्थान है भारत के संविधान में, वो ये है कि वो संविधान की रक्षा करें। सबसे पहला जो उनका कर्तव्य बनता है संविधान के अंतर्गत, वो बनता है कि वो संविधान की रक्षा करें। और जानबूझ के ये व्यवस्था की गई संविधान निर्माताओं के द्वारा कि जो कार्यपालिका है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट, वो ऐसा काम कोई नहीं करे जो संविधान सम्मत नहीं हो। पार्लियामेंट में अगर उनकी मेजॉरिटी है, उसी के अनुसार वो सरकार में है, तो पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव को वो पारित करा लेंगे या जो भी कानून है। राष्ट्रपति के पास वो जब जाएगा तो राष्ट्रपति का अधिकार बनता है कि वो उस पर सवाल उठाएं। अगर कोई रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनता है, जैसे हमने अक्सर देखा है अपने देश में, तो वो जो भी प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से प्रस्ताव आएगा, उस पर वो अपना मोहर लगा देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था है संविधान में, खास करके राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है अगर एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति भवन जाता है जो सरकार के कहे पर ही चलता है, अपना माइंड एक्सरसाइज नहीं करता है। तो आप रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं कभी रबर स्टैम्प कोई चीज़ नहीं रहा हूँ। तो फिर इस परिस्थिति में यशवंत जी, आपको एनडीए के तमाम साथी, बीजेपी के तमाम लोग क्यों वोट करेंगे? वो तो चाहेंगे ऐसा राष्ट्रपति हो कि जो हम जो बात कहें उसको मंजूर कर ले। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीजेपी के जो साथी हैं या बीजेपी में साथी हैं, वो उनकी मनस्थिति क्या आज के दिन है, उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही काफ़ी होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि बहुत ही नाराज़गी है लोगों की, जो कार्यशैली है कुछ लोगों की सरकार में। तो इसीलिए जो अभी हम लोग गणित देख रहे हैं, वो गणित हम पार्टियों के आधार पर देख रहे हैं, उनके बयानों के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। मुझे भरोसा है उन अदृश्य शक्तियों पर जो मेरे पक्ष में आ जाएंगी। आप अदृश्य शक्तियों की बात कर रहे हैं, मुझे ताज़ा घटनाक्रम याद आ रहा है। क्या महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से जो सरकार बैठी हुई है, उसके विधायक गायब हो जा रहे हैं, वो एक नया फॉर्मेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सब डेवलपमेंट भी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, करीब 75,000 वोटों का उनके पास, 7500 वोटों का एक आंकड़ा है, 175 का वोट होता है महाराष्ट्र के एमएलए का, क्या आपको लगता है ये सब भी राष्ट्रपति चुनाव के लेकर ही सत्ता पक्ष के लिए की तरफ से किया जा रहा है? किया जा रहा होगा, इसलिए किया जा रहा होगा क्योंकि महाराष्ट्र में उनके पास कम वोट थे, आघाड़ी के पास ज़्यादा वोट्स थे। अगर वो उनको तोड़ देते हैं तो फिर इनका वोट बढ़ जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी, और महाराष्ट्र की सत्ता में भी शायद वो काबिज हो जाएंगे। तो ये पुराना खेल है भारतीय जनता पार्टी का कि वो जनादेश की अवहेलना करते हुए विधायकों को की खरीद फरोख्त करती है, जनादेश के अनुसार बनी सरकारों को गिराती है
अपनी सरकारें बनाती हैं। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि देश में अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं जहां चुनी हुई सरकारें गिर गई और भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में बैठ गई। तो इसलिए जिसका नाम उन्होंने दे दिया ऑपरेशन कमल, ये कोई सब लोग इस बात को जानते हैं कि ऑपरेशन कमल के अंतर्गत क्या होता है। और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक दुखद अध्याय है जो अचानक हमारे देश में आ गया है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि क्या वही ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री 1999 में लोकसभा में 1 वोट से हार गए थे? आपको याद है ना, वाजपेयी जी ने क्या कहा था? मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं समझा। भारत सरकार के लिए 1, 2, 10 सांसद अपनी तरफ कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 1 वोट से हार गई वो सरकार। दोबारा सत्ता में वो दूसरी बात है। आज क्या वो परिस्थिति दोबारा भारत में हम देख सकते हैं कि प्रजातंत्र का वह दृश्य हमको दिखेगा जो सचमुच में जो मर्यादा है प्रजातंत्र की उसको दर्शाता है? शायद नहीं। आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं इस मुकाबले में सामने, द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी हैं, उड़ीसा से आती हैं, एमएलए रहीं, गवर्नर रहीं, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं, यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू? देखिए, जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का या पूरी मानवता का ये चॉइस नहीं होता है कि हम कहाँ पैदा होंगे। ये नहीं ना है आप कहीं पैदा हुए, मैं कहीं पैदा हुआ, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो कहीं कहीं पैदा हुए। तो ये जो एक आइडेंटिटी की लड़ाई राजनीति में हो रही है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये गलत है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो एक समुदाय में पैदा हुई, एक परिवार में पैदा हुई। मैं भी एक समुदाय, एक परिवार में पैदा हुआ। न उनका कंट्रोल उसके ऊपर था, न मेरा कंट्रोल उसके ऊपर था। तो इसलिए उसको आइडेंटिटी को प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि गलत है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ आपसे कि ये आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव आज के दिन एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक तरफ एक आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ दूसरी आइडियोलॉजी है। और जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों को तय करना पड़ेगा कि वो इधर हैं या उधर हैं। आप इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन आया है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के अनाउंसमेंट के बाद। इनको सुनिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। देखिए, आपको कितनी उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे? उम्मीद तो कोई खास नहीं है, क्योंकि जानते हैं मेजॉरिटी तो बीजेपी के साथ है, इसलिए। और फिर कैंडिडेट भी उन्होंने बहुत अच्छा चुना है, इसलिए थोड़ा मतलब कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन खैर फिर भी आप ये बड़ी बात है, आप बड़ा दिल दिखा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कैंडिडेट उन्होंने अच्छा चुना है। सो तो है। आपकी धर्मपत्नी अपने घर में ही वो कह रही है कि आपके जीतने के चांसेस कम है। हाँ, ठीक है। परिवार में हमारे परिवार में हर व्यक्ति स्वतंत्र मिजाज का है। दूसरी तरफ की बात छोड़ दीजिए, जहाँ पर कि स्वतंत्रता को लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ परिवार में भी हर व्यक्ति का स्वतंत्र मत है। आप जानते हैं, मेरा पुत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज मैंने देखा उसका बयान मीडिया में कि मैं तो अपने धर्म का पालन करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा उम्मीदवार को। तो इसमें मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि मैं इसका क्रेडिट लेता हूँ कि हमने परिवार में लोगों को ऐसा ब्रिंगअप किया, ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो अपने स्वतंत्र मिजाज के अनुसार काम करते हैं। और हमारा कभी कोई दबाव नहीं रहा उनके ऊपर कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। और इसीलिए हमारे जितने बच्चे हैं उन लोगों ने अपना रास्ता खुद चुना। पर यशवंत जी, आपकी इस टीचिंग्स की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से, क्या आपको लगता है कि जयंत सिन्हा जी के साथ राजनीतिक तौर पर गलत हो गया? जो देश का वित्त राज्य मंत्री था
धीरे धीरे कर कर भारतीय राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में वो अब साइडलाइन दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पिता मुखर विरोधी हैं प्रधानमंत्री के? अगर ये कारण है उनको साइडलाइन करने का, तो मैं मानता हूँ कि बहुत गलत है। और आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूँ कि वो बिल्कुल निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं, उसका काम करते हैं। अक्सर उनके और हमारे बीच में मतभेद होते हैं कई मुद्दों को लेकर, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरी वजह से उनको कुछ नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। जो लोग नुकसान कर रहे हैं तो उनको नहीं करना तो आप चाहिए। नहीं मानते कि आपकी वजह से जयंत सिन्हा जी का नुकसान हो रहा है, या आप मानते हैं कि आपकी वजह से जयंत सिंह? नहीं, मैं, जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत लोग विश्वास करते हैं कि मेरी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन मैंने जोर दे के बार बार इस बात को कहा है कि हम दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। और एक दफ़ा मैंने यहाँ तक कहा था, जब उन्होंने बिल्कुल एक स्टैंड लिया जो मेरे स्टैंड के विपरीत था कुछ साल पहले, तो मैंने कहा कि वो अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं और मैंने अपने राष्ट्र धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ, कि राष्ट्र के लिए जो ठीक है उसको मैं करता हूँ, वो राजधर्म है उनका, वो उसका पालन कर रहे हैं। आप इतने विरोधी क्यों हैं नरेंद्र मोदी के? आप जब से नरेंद्र मोदी जी का नाम चला, 13 से 14 में वो प्रधानमंत्री बने, आज 8 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल आप लोगों की इक्वेशन में गड़बड़ी है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो यशवंत सिन्हा जी कभी खुलकर बताए नहीं शायद, या क्यों इतनी नफरत है आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों से? मुझे कोई नफरत नहीं है नरेंद्र मोदी से, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मैं नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन अगर नीतियों को लेकर मतभेद है तो है, क्योंकि मैं एक ढंग से सोचता हूँ, वो लोग हो सकता है दूसरे ढंग से सोचते हों। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 की बात होगी ये शायद, 14 में चुनाव हुए और उस समय मैंने कहा था एक पत्रकार को, जो रिकॉर्ड पर है, कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इस चुनाव में जीतना है तो हमें नरेंद्र मोदी को आगे करके प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बनाकर इस चुनाव को लड़ना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। किस आधार पर कहा था? क्योंकि मैं देश का जो नब्ज़ था उसको मैं महसूस कर रहा था, पहचान रहा था, इसलिए व्यक्तिगत कुछ नहीं था उसमें। और इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद हमको फ़ोन करके कहा कि भैया आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की बात कही मेरे बारे में। व्यक्तिगत कुछ नहीं है। धीरे 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 करके एक ऐसा समय आया 2-3 साल के बाद, जब मुझे लगा कि खास करके आर्थिक नीतियों के मामले में सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि डिमोनेटाइजेशन, फॉर इंस्टेंस नोटबंदी जो हुआ, आज कहीं उसकी चर्चा होती नहीं है, लेकिन अभी हाल में मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो है वो इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्कैम है। क्योंकि आप और हम आज 6 वर्षों के बाद इस बात को भी नहीं जानते हैं कि कितना धन वापस आया बैंकों में, उसमें कितना काला धन था, कितना काला धन पकड़ा गया, कहीं कोई जानकारी नहीं है और हम सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? जितना काला धन था वो सब बैंकों में आकर वाइट हो गया, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम में है, वाइट हो गया। और वाइट होने के बाद कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर काला धन पकड़ा था तो हम कहते कि हाँ भाई, नोटबंदी बहुत अच्छा कदम था। नोटबंदी के बाद मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, सब मित्रों से, कि आप आंकड़े उठाकर देखिए। नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के प्रगति दर में जो गिरावट आई, वो लगातार गिरावट आते आते चली गई। नोटबंदी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 8% सालाना से ऊपर था, और वो घटते 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 3-4 वर्षों में 4% पर आ गया। विकास दर आधा हो गया। और फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में तो हम माइनस में चले गए। तो ये सब बातें जो हैं, आंकड़े हैं, इसका हम लोग विश्लेषण नहीं करते हैं, कोई जानता नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं इन बातों को। लेकिन मैं मानता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन एक स्कैम था, और उसको, काला धन जितना था देश में, उसको सफ़ेद करने का एक मौका मिल गया।
मुझे याद आ रहा है कि 2017 या 18 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आपने चिट्ठी लिखी थी, आप मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से। आपने कहा था पब्लिक फोरम पर आकर कि मैं समय मांग रहा हूं, मुझे मिलना है। क्या हुआ उसके बाद? समय मिला, नहीं मिला? हाँ, मैं बताता हूँ आपको जी। 2016 की बात है ये। अच्छा। अक्टूबर 2016। उस समय जम्मू और कश्मीर में, खास करके कश्मीर में स्थिति बहुत ही भयानक थी। इतनी हिंसा वहाँ पर हो रही थी जिसकी कल्पना बाकी बैठे हुए देश के लोग नहीं कर सकते थे। तो दिल्ली में एक बैठक हुई कुछ लोगों की, मैं भी गया उस बैठक में। उसके बाद ये हुआ कि एक टीम को श्रीनगर जाना चाहिए और वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। मैं भी उस टीम में शामिल हो गया और ये ग्रुप श्रीनगर गया। आपको याद होगा कि एयरपोर्ट से हम लोग सीधे गए हुर्रियत के गिलानी जी के घर पर, क्योंकि वो इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वो हमसे मिलेंगे हमारी टीम से। तो हम लोग गए उनके यहाँ, जाके उनसे बातचीत हुई। और मैं मानता हूँ कि अगर उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा तो हमने भी बराबरी की बेबाकी से भारत का पक्ष रखा उनके सामने। और उनको, मुझे याद है कि मैंने एक वाक्य कहा था कि गिलानी जी ये मत भूलिए कि मैं भी इस देश का विदेश मंत्री रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भी कुछ चीज़ों की जानकारी है, मुझे भी संविधान की जानकारी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, 47-48 में क्या हुआ उसके बारे में जानता हूँ। इसलिए आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आपके तथ्य गलत हैं। और आज तो ये कॉन्वर्सेशन, यहाँ डायलॉग ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये डायलॉग चलता रहेगा। तो जम्मू और कश्मीर में हम लोग हर स्टेक होल्डर से मिले, सब लोगों ने दिल खोलकर हम लोगों से अपनी बात कही। एक मित्र ने हमसे कहा श्रीनगर में कि आपको जाकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने महसूस किया कि जम्मू और कश्मीर में अभी भी शांति स्थापित हो सकती है अगर हम संवाद का, डायलॉग का रास्ता पकड़े। तो हमने श्रीनगर से ही फ़ोन किया पीएमओ में। मैंने कहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ये मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो मैं फ़लाँ दिन को दिल्ली लौटूंगा, उसके बाद का कोई समय आप लोग मुकर्रर कीजिए। उन्होंने नोट कर लिया। उसके कुछ दिनों के बाद जब मैं दिल्ली लौट कर आया तो मैंने फिर फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ हमारे मिलने का। उसके बाद भी फ़ोन किया, क्या हुआ मेरे मिलने का। उन्होंने कहा हाँ, हम लोगों ने बता दिया है। लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया जिसमें मैं देश के प्रधानमंत्री को मिलकर बताता कि कश्मीर के हालात क्या हैं। और मैं एक बार और कह दूं, 1984 में मैं राजनीति में आया, 84 से आज तक देश के अनेक प्रधानमंत्री बने। किसी भी प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हों, अटल जी तो खैर उनकी सरकार में मैं मंत्री ही था, किसी प्रधानमंत्री ने, नरसिम्हा राव, ये कभी मना नहीं किया। अगर मैं उनके यहाँ संवाद भेजता कि मैं मिलना चाहता हूँ, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि तुम मत मिलो। तुरंत उन्होंने हमको वक्त दिया, मैं गया, वीपी सिंह, सबसे बात हुई। लेकिन अब क्या बात है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मुझसे मिलना चाहते थे, तो वही जाने। लेकिन आज तक वो मुलाकात नहीं हुई। और मैं देश हित की बात करने गया था, कोई व्यक्तिगत उनसे कुछ मांगने नहीं गया था। 2016 से 2022 मतलब करीब करीब 6 साल हो गए और आपको आज भी इंतज़ार है कि शायद वो मुलाकात होगी? इंतज़ार है कि नहीं? क्या आपने उम्मीद छोड़ दी? नहीं, अब कोई इंतज़ार नहीं है। उनसे नहीं मिलेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कि हमको वोट करिए? अब उनसे हम अपील करेंगे, सब लोगों से अपील करेंगे। जो वोटर्स हैं उन सबसे मेरा अपील रहेगा कि भाई हमारे लिए, हमारे पक्ष में वोट कीजिए। लेकिन एक नागरिक के नाते मैं उनसे अलग मुद्दों पर समय अब नहीं मांगूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति बन जाते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तो मुलाकात होगी? ज़रूर होगी, अवश्य होगी। और मैं आशा करता हूं कि मैं जहां राष्ट्रपति भवन में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चलिए, मैं सवालों का मंच खोलता हूं, क्योंकि आप वित्त मामलों के जानकार हैं, आप फॉरेन मामलों के जानकार हैं, तो तमाम जो पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं ये हर फील्ड से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी यशवंत जी, आपने 2013 में मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए सजेस्ट किया था भारतीय जनता पार्टी में। उस वक्त आपको उनसे
उम्मीद भी रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में परफॉर्म किया या उनकी लोकप्रियता जो बढ़ रही थी, तो आपको लग रहा था कि वो एक देश के बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे, इसीलिए आपने उनका नाम बढ़ाया होगा। लेकिन अब जो आपका अनुभव है उनकी नीतियों को लेकर के और उनकी सरकार के फैसलों को लेकर के, वो अलग है। तो इन अनुभवों को देखते हुए नोटबंदी से लेकर के और जितने अभी तक फैसले हुए हैं अग्निवीर तक, तो आप उनसे सहमत नहीं हैं? आपको लगता है कि जब मैं इतिहास में थोड़ा ले जा रहा हूँ, जब अटल जी की सरकार में आप मंत्री थे और 2002 के गुजरात के बाद जब गोवा में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें मोदी जी को हटाने के लिए अटल जी लगभग तैयार थे, लेकिन अडवाणी जी के प्रेशर में और पार्टी के प्रेशर में मोदी जी सरवाइव कर गए, तो आपको लगता है उस वक्त पार्टी को एक कड़ा फैसला लेना चाहिए था और गलती हुई पार्टी से, अटल जी से और अडवाणी जी से, मोदी जी को? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी भूल की, और हम सब जानते हैं इतिहास का वो एक अध्याय है कि अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने उनके मुंह पर कहा था कि राज धर्म का पालन करो, वो चाहते थे कि इनको सीएम के पद से हटाया जाए। अडवाणी जी नहीं चाहते थे और बहुत सारे लोग अडवाणी जी के पक्ष में थे। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो कंसेंसस के आधार पर काम करते थे। जब उन्होंने महसूस किया कि कंसेंसस उनके पक्ष में नहीं है, मोदी जी को हटाने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया और मोदी जी बने रहे। ये उस समय का इतिहास है। और गोवा, आपने ठीक कहा कि गोवा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये सब कुछ हुआ। लेकिन यशवंत जी बुरा नहीं मानिएगा, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन टू विनोद जी। 2002 में वो कार्यकारिणी हुई, 2004 तक आपकी सरकार रही, आप उस सरकार में बहुत अहम पद पर बैठे हुए थे, सीसीएस का हिस्सा थे आपने एक बार भी नहीं कहा कैबिनेट में क्या अपना विरोध कि गुजरात में हमको मुख्यमंत्री बदलना चाहिए या नरेंद्र मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, कैबिनेट में और सीसीएस में क्या बातचीत हुई वो तो गोपनीय होती है, तो यहाँ खुलासा करना उसका उचित मैं नहीं मानता हूँ। आपको कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, कोई रामविलास पासवान छोड़ के चले गए थे उस वक्त एनडीए को। हाँ, फिर वापस भी आ गए। हाँ, फिर वापस भी आ गए। हाँ, पर आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा? नहीं हुआ, क्योंकि हम सरकार के भाग थे और जैसा आपने कहा कि एक अहम पद पर थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य थे, और मुझे जो कुछ कहना था मैं सरकार के भीतर कह रहा था। बाहर कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि वो नियमों के अनुसार नहीं होता, मान्यताओं के अनुसार नहीं होता कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे आज मैं हूँ, तो मैं अपनी बात जनता के बीच में रखता। उस समय मैं प्रधानमंत्री के सामने रखता। ठीक, प्रदीप जी। यशवंत जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत असंतोष है और अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, तो जब आप विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं तो विपक्ष ही अब दिख रहा है कि बटा हुआ है, और अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं कि जेएमएम ऐसी पार्टी भी क्या कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रही है, तो ऐसे में उन अदृश्य शक्तियों पर आपका इतना भरोसा कैसे है जबकि आपका कुनबा ही यूनाइट नहीं है? देखिए, जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, तो वो उस बैठक में थे विपक्षी दलों के जिसमें ये फैसला लिया गया, वो फैसले में साझेदार थे। अगर उसके बाद भी ये लोग बदलते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर मैं आज लड़ाई में हूँ तो मैं हूँ। अब उस लड़ाई का नतीजा क्या होगा वो दूसरी बात है। आप जब लड़ाई में जाते हैं तो बराबर ये सोचकर नहीं जाते हैं ना कि हम विजयी होंगे। विजय प्राप्त करने के लिए ही लड़ा जाए, और अगर हार दिखे तो वापस आ जाए तो इस विश्व का इतिहास ही कुछ दूसरा होता। तो इसलिए अभी भी वक्त है, हमारे साथी और हम सब लोग लगे हुए हैं, और जैसा हमने कहा कि बहुत खेल बाकी है, खेला होबे। पर खेला होबे, लेकिन जब आपका नाम अनाउंस हुआ उस शाम तक द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं था। आपके नाम के अनाउंसमेंट के करीब 3 घंटे के बाद बीजेपी की बैठक होती है और शाम तक रात को 9 साढ़े 9 बजे द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अनाउंसमेंट एनडीए की तरफ से होता है। ऐसे में जेएमएम जब आपके साथ बैठी थी तब उसको नहीं पता था कि एक ऐसी आदिवासी नेता का नाम सामने आने वाला है जो उसके लिए आदिवासी अस्मिता के नाम पर उनके पास जाना पड़ेगा। तो अगर जेएमएम वहाँ वोट करती है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं हमको दुख होगा कि जब उन्होंने कहा
कि हम सहमत हैं यशवंत सिन्हा के नाम पर, ये हमारे साझा उम्मीदवार बने हैं, और उधर से घोषणा नहीं हुई थी तो वो जानते थे कि उधर से घोषणा, उधर से कोई आएगा कैंडिडेट। तो ये तो उन्होंने नहीं कहा ना उस मीटिंग में कि कंडीशनल है उनके उम्मीदवार के ऊपर। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में जितने लोग थे, जितनी पार्टियाँ थीं, जिन्होंने तय किया कि मुझे लड़ना चाहिए, वो अगर अब पीछे हटते हैं तो मुझे इस पर तकलीफ होगी। ठीक, आरती जी। यशवंत जी, आपने द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग रबर स्टैम्प प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बोला, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगी तो वो रबर स्टैम्प होंगी। एक तो ये प्रश्न है कि आप भी अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट है तो आप रबर स्टैम्प क्यों नहीं होंगे, या इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं क्या वो भी रबर स्टैम्प्स है? दूसरी बात ये कि आपने एक महिला जिसने बहुत परिश्रम करके पूरी जीवन की जितनी भी उनकी परिस्थितियां थी उनको एक तरफ हटा के उसने परिश्रम से वो कहीं पहुंची, आपने उनको वो सारा जो आपने कहा कि सबकी लाइफ में कहीं पैदा हुए हैं, सबकी कंडीशंस जो भी है, आप अच्छी फैमिली में पैदा हुए, वो गरीब फैमिली में पैदा हुई, वो आप तक नहीं है, लेकिन आप उस महिला की जो परिश्रम है, जो कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप उनको कह रहे हैं कि वो रबर स्टैम्प होंगी, जैसे कि उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है या अपनी थिंकिंग नहीं है या इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। रबर स्टैम्प, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी रबर स्टैम्प होते हैं। और एक बात मैं कह दूं, आपको शायद लगता होगा कि मैं बहुत संपन्न परिवार से आता हूं। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ और उस परिवार में मेरे बचपन के दिन गुजरे जिसमें अक्सर ये अवसर आता था जब परिवार में हम ये नहीं जानते थे कि अगला मील हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका एग्जीबिशन बनाया जाए तो उसको हमने उचित नहीं माना, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मेरा ये बैकग्राउंड है। आप जानती हैं किस स्कूल में मैं पढ़ा? नहीं जानती है ना? मुझे ये भी नहीं मालूम कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से स्कूल में। हाँ, तो ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक महिला ने परिश्रम करके कहीं पहुंची। हाँ, मैं भी परिश्रम करके पहुंचा। हाँ, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। रबर स्टैम्प क्यों बोलेंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो दो बातें हैं। एक तो ये है कि मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं भी बहुत मामूली स्कूल में गया, मामूली कॉलेज में गया, मैं विदेशों में पढ़ने नहीं गया, लेकिन अपने दमखम पर, अपने मेरिट पर मैंने कुछ हासिल किया, जिससे कि समाज में बैठे आज लोगों को, आप जैसे लोगों को भी, कि मन में धारणा ये है कि मैं बड़े संपन्न परिवार से आता हूँ, शायद मैं बड़े अच्छे स्कूल में गया हूँगा, विदेशों में पढ़ने गया हूँगा। आप जानते हैं, जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती थी। कॉलेज में जब मैं गया तो मुझे अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती थी। परिश्रम किया मैंने, और परिश्रम करके मैंने इंटर यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ी के डिबेट में टॉप स्थान प्राप्त किया। तो परिश्रम किया। तो मुझे द्रौपदी मुर्मू जी का जो बैकग्राउंड हो उसको मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानती हैं, इसलिए आप इस तरह का सवाल। इसीलिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप, अब रबर स्टैम्प की बात आपने कही, बिल्कुल मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि वो रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चाहेंगे मोदी जी और जो सरकार चाहेगी वही होगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा। तो यशवंत जी, आपको लगता है कि देश को पहली बार एक ट्राइबल प्रेसिडेंट मिलने वाला है, उसलिए आपको खुद ही वॉलंटरली अपना नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए? देखिए, इसके पहले सर्वसम्मति से एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, सर्वसम्मति का प्रयास हुआ सरकार की तरफ से। शायद राजनाथ सिंह और नड्डा साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, उनसे तो अब जितने विपक्षी दल थे उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि आपका कौन उम्मीदवार होगा तो उन्होंने मना कर दिया, हम नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताया नाम? क्यों नहीं? गंभीर चिंतन हुआ इस बात को लेकर कि एक साझा उम्मीदवार बने, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता, कुछ फार्मूला निकलता, सब लोग उसको मानते, लेकिन सरकार ने वो प्रयास ही नहीं किया। एक औपचारिकता निभाई, 2-4 लोगों से बात करके, बिना ये बताए हुए कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। रंजीत जी,
आप कुछ पूछना चाहिए। यशवंत जी, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, आपको शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जब आप चुन लिए जाएंगे तो आप तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होंगे, और हाल में सेनाओं को लेकर के जो सरकार की नीतियां आई हैं, जो भर्ती योजना आई है, अग्निपथ योजना आई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को लेकर के उसकी जो प्रक्रिया तय की गई है, इन सब चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं, और यदि आप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो क्या इसमें आप कुछ दखल देंगे? मैं बहुत चिंता से इस दृश्य को देख रहा हूँ जो कुछ हो रहा है। अग्निवीर का स्कीम, आप जानते हैं कि अनेक देशों में एक नेशनल सर्विस का कॉन्सेप्ट है कि नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी 2 साल के लिए, कहीं 1 साल के लिए, और उसके बाद वो अपना सामान्य जो भी करियर है उसको परसू करते हैं, स्टडीज़ को परसू करते हैं। ये 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, 4 साल में क्या करेंगे, ये नेशनल सर्विस है कि रेगुलर आर्मी सर्विस है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। इट्स नाइदर फिश नॉट फाउल। उसके अलावा ये भविष्य में उनका क्या होगा जो 4 साल आर्मी में रहेंगे, इसके बारे में कोई सरकार की योजना सामने नहीं आई, ठोस योजना। अब वो कहें कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम 25% रिजर्व कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने तो कहा था एक ट्वीट करके कि अगर सरकार चाहती है कि योजना अग्निवीरों की सफल हो तो उनको 100% 4 साल के बाद 100% उनको एम्प्लॉय करने का गारंटी देना चाहिए। वो सिविल में ही एम्प्लॉयड हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में एम्प्लॉयड हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। आप उनको सड़क पर छोड़ देंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी का काडर, आर्म्ड काडर बनने के लिए छोड़ देंगे, नाज़ी जर्मनी का एसएस बनने के लिए छोड़ देंगे? क्या इरादा है? क्या इसीलिए आपने ट्वीट में मोदी वीर लिखा? हाँ, इसीलिए लिखा कि आगे चल के ये वहाँ जब अग्निवीर से हटेंगे तो क्या उसके बाद मोदी वीर बनेंगे? अगला सवाल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपके क्या राय है? नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की शुरुआत हुई थी जब हम लोग सरकार में थे। आपको याद होगा, एक उस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक ग्रुप बैठा, उसमें हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था कारगिल के बाद, जिसमें हम लोगों ने सुझाव दिया कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनना चाहिए। वो उस समय कार्यान्वित नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने बनाया तो ठीक है। इसलिए अभी तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खाली है, वो पद भरना चाहिए उसको, और उनको वो अपनी जो भूमिका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को निभानी चाहिए। सर अगला सवाल ले लेते हैं। समीर, सर माइक पास मत लीजिए, मुंह के पास। यशवंत जी, आप बीजेपी में बहुत लंबा करियर आपका रहा है। मैं आपको अटल जी के दौर में ले जाना चाहता हूँ। 99 में आपकी सरकार बनी थी, अटल जी की एनडीए की सरकार बनी थी। वो 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू, इन लोगों की एक कमेटी बनी थी राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार चयन करने की। उस समय अलेक्जेंडर का नाम चला था, जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उस समय बाला साहब ठाकरे ने अलेक्जेंडर का सपोर्ट किया था, प्रमोद महाजन ने भी अलेक्जेंडर का सपोर्ट किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उसका विरोध करते हुए उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का समर्थन किया था कि कृष्णकांत को उपराष्ट्रपति बना जाइए। चूँकि उस समय एनडीए के पास बहुमत नहीं था, आप सरकार में मंत्री थे, तो फिर बैठक हुई अटल जी के घर पर। तो ये तय हुआ कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो एक कोऑर्डिनेटर भी है, उनको अपन नाराज नहीं कर सकते हैं, तो अपन अलेक्जेंडर के नाम पे विचार नहीं कर सकते हैं, कृष्णकांत के नाम पर विचार किया जाए। कृष्णकांत के नाम पर भी आपका विचार हुआ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में ये कहा कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो एनडीए के अंदर ही स्वीकार होने के साथ साथ विपक्ष को भी स्वीकार होना चाहिए। तो ऐसा नाम लाया जाए जो पूरे देश की जनता को भी स्वीकार हो, एनडीए को भी स्वीकार हो, और यूपीए के घटक दलों को भी उसका अपोज करने में बहुत मुश्किल हो। उसके बाद अब्दुल कलाम जी का नाम आया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, और अब्दुल कलाम अटल जी के इसमें देश के राष्ट्रपति बने। तो उस समय भी आप सरकार में थे। अब उस समय के प्रोमिनेंट लीडर आज भारतीय राजनीति में सक्रिय नहीं है। सिर्फ आडवाणी जी है जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में आज सांसद नहीं है। तो मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि एक सर्वानुमति बनना चाहिए सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में, और एक सर्वानुमति का उम्मीदवार देश के सामने आना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उस समय बीजेपी में रहे, लंबे समय बीजेपी में रहे, आडवाणी जी के संग आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, तो क्या आप आडवाणी जी, हालांकि आडवाणी जी वोटर नहीं है, सांसद भी नहीं है, लेकिन आप आडवाणी जी से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे कहेंगे कि वो एक नैतिक रूप से आपको वोट देने की अपील करें? इसका उत्तर 2 प्रश्न आपने पूछे हैं। एक तो ये है कि मुझे याद है
कि उस समय बहुत सोच विचार कर एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय किया गया जो राजनीति में नहीं थे लेकिन बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी थे देश के, और इसीलिए देश ने स्वीकार किया उनको और वो एक बहुत सफल राष्ट्रपति बने भी, अब्दुल कलाम साहब। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छा होता अगर आज की सरकार भी ठीक उसी तरह व्यवहार करती जैसे उस समय अटल जी की सरकार ने व्यवहार किया था, सबसे राय मशविरा करती और एक ऐसे उम्मीदवार को तय करती, शायद वो द्रौपदी मुर्मू ही होती, एक ऐसे उम्मीदवार को तय करती जिसके ऊपर सर्वानुमति बनती और कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता। राष्ट्रपति का पद इतना मर्यादा का पद है कि उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, और ये सरकार का दायित्व बनता है सबसे पहले कि वो ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें विवाद नहीं हो। मैं मानता हूं कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, करना चाहिए था। दूसरा सवाल, आडवाणी जी हमारे नेता रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और जैसे मैंने मोदी जी के यहाँ मैसेज छोड़ा था 2004 कश्मीर को लेकर, उसी तरह मैंने आडवाणी जी के यहाँ भी मैसेज छोड़ा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुना है कि शायद उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, और मैं इंतज़ार करूँगा कि वो हमसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है। विनोद शर्मा जी। यशवंत जी, आपने रबर स्टैम्प की बात की, राष्ट्रपति एज रबर स्टैम्प। इस पे बहस हो सकती है, जैसे मेरी दोस्त ने बहस की, लेकिन अभी जो 5 बरस पूरे हो रहे हैं और उसके बाद मुर्मू जी पद ग्रहण करेंगी, तो ये जो अभी प्रेसिडेंसी निकली है, बहुत इवेंटलेस प्रेसिडेंसी थी, ये खामोश प्रेसिडेंसी थी। देश में इतना कुछ हुआ, एक वक्तव्य तक नहीं सुना हमने माननीय राष्ट्रपति की तरफ से। इसका कारण क्या है? 2014 में जब नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की, आपकी पार्टी की सरकार बनी, उस वक़्त ऐसा लगा कि जो मंत्रिमंडल बना वो नॉट बाय अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बट अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उसमें आप नहीं थे, उसमें अरुण शौरी नहीं थे, उसमें जसवंत सिंह नहीं थे, ये सब दिग्गज थे अटल जी के ज़माने के। कोई भी नहीं कहता था कि ये निकम्मे हैं, कोई मानता था कि ये बहुत ही प्रतिभा वाले लोग हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि आज का जो निज़ाम है, इट इज़ स्केयर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, विजडम, जो उनका अपना नहीं है? क्या ये कारण है कि वो रबड़ स्टैम्प्स तलाश रहे हैं, या कोई और कारण है? और दूसरा सवाल, आपने अपना राजनीतिक जीवन इफेक्टिवली, आप उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में थे, कर्पूरी ठाकुर से शुरू किया, और वहाँ से होते हुए आप चंद्रशेखर जी के ज़रिए, जहाँ पर शायद मेरी और आपकी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी उनके दफ्तर में, होते हुए आप अटल जी के साथ काम किए, आडवाणी जी के साथ काम किए। और मुझे याद है कि एक बार आपने मुझे बताया था कि जब आप लोगों की सरकार नहीं रही और मनमोहन सिंह की सरकार बन गई, और जब मनमोहन सिंह जी को मुशर्रफ से मिलना था, तो उससे पहले आपकी बातचीत थी मुशर्रफ से, आपकी सरकार की, तो आपने उनको एडवाइज़ किया कि आप उससे बोलिए कि मैं तो नया हूँ, आप ही कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे करें, कैसे ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है इसको कैसे आगे बढ़ाएं। और अंतोतोगत्वा आपकी सलाह के चलते और उसकी सलाह को जो मनमोहन सिंह जी ने मानी, उसके चलते जो आपके इश्यूज़ थे वही इश्यूज़ मुशर्रफ ने अपने बना के आपको पेश किए और बातचीत शुरू हुई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज के दिन आप बीजेपी से बाहर हैं, क्या उसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग अपना माइंड रखते हैं उन लोगों की आज के निज़ाम में जगह नहीं है? और दूसरा, क्या आज के दिन अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं कि विपक्ष के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं है जितना कि अटल जी और आपके ज़माने में और जसवंत सिंह के ज़माने में हुआ करता था? अच्छा,
मैं आपसे सहमत होते हुए ये कहूँगा कि कंसेंसस का वो ज़माना अब लद गया है इस सरकार में, और अटल जी की सरकार में न केवल पार्टी के भीतर, न केवल कैबिनेट के अंदर, बल्कि विपक्ष के साथ भी जो कंसेंसस बना के आगे चलने की प्रणाली थी वो अब समाप्त हो गई है। अब वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे अवसर आए, आप जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने विपक्ष के साथ बैठ के ड्राफ्ट बनाया, उनके साथ बातचीत की। अटल जी की सरकार में मैं जानता हूँ, चाहे वो वित्त मंत्रालय का मामला रहा हो या खास करके विदेश मंत्रालय का मामला, अटल जी बराबर विपक्षी दलों को बुलाते थे, उनके साथ मिलकर तय होता था कि देश की नीति क्या हो, क्योंकि वो देश की नीति थी। पार्टी के भीतर तो चर्चा होती ही थी, लेकिन विपक्षी दलों से भी चर्चा होती थी ताकि एक सम्मिलित राय बन सके और उस पर देश आगे बढ़े। और बहुत सारे ऐसे मौके आए जब ऐसा हुआ। और आपने मनमोहन सिंह जी की बात की, उनकी सरकार में भी मैं कहूँगा कि चाहे वो न्यूक्लियर डील का मामला रहा हो, चाहे अफ़गानिस्तान का मामला रहा हो, चाहे पाकिस्तान का मामला रहा हो, अक्सर हम लोग मिलते थे और मिल के बातचीत करते थे और उसको तवज्जो दी जाती थी सरकार में, क्योंकि उन्होंने महसूस किया, और ये सच भी था, कि हम लोग भी सरकार में थे और हम लोग का एक अनुभव था। आज जो हम रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि रबर स्टैम्प कैबिनेट है। आज कैबिनेट में कौन अपनी बात उठा रहा है, कौन अपनी इंडिपेंडेंट लाइन पर जा रहा है? सब लोग जो ऊपर से आदेश होता है, हमको लोग अंदर खाने की खबर बताते हैं कि कैबिनेट मीटिंग्स एक तरफा होती हैं, एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब लोग सुनते हैं। अटल जी की सरकार में ऐसा नहीं होता था। और मैं आपको बताऊं, कैबिनेट की बात छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जो हर ट्यूसडे को होती है जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, उस मीटिंग का एक वाकया मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि वो एक व्यक्ति को बिहार झारखंड से राज्यसभा का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनाकर उसका समर्थन करेंगे। मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में आडवाणी जी के सामने इस मुद्दे को उठाया कि क्या हम लोग भी बिक रहे हैं क्या, कि बिल्कुल बाहर का आदमी जो आ रहा है उसको हम उम्मीदवार बनाकर उसका समर्थन करने को तैयार हो गए हैं, और उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो गई, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं मिला। ये उस समय तरीका था भारतीय जनता पार्टी में, जो आज कोई सोच भी नहीं सकता है। आपने एक बार कहा कि आप ब्रेन डेड हैं। जब आपको खारिज कर दिया गया तो आपने कहा आई एम ब्रेन डेड, तो आपने तो झूठ बोला, आप तो नहीं है ब्रेन डेड। देखिए विनोद जी, एक तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब 2014 का चुनाव है, अक्सर ये पत्रकारों के बीच में भी, आम जनता के बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया 2014 में। 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहता था, मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था। और बहुत कृपापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उस समय हमारे पुत्र जयंत सिन्हा को टिकट दिया, जो वहाँ से जीते। मैं 2014 में स्वतः चुनावी मैदान से बाहर हो गया, ये कह के कि अब उम्र हो गई, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ब्रेन डेड क्यों मैंने कहा, इसलिए कहा कि एक कहीं ये फैसला नहीं हुआ। क्या बीजेपी की कार्य समिति में ये फैसला हुआ, क्या बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये फैसला हुआ कि 75 के ऊपर जो लोग हो गए उनको कोई पद नहीं देंगे? देश के अटॉर्नी जनरल की क्या उम्र हो गई, जिनको खड़ा होकर रोज कोर्ट में बोलना पड़ता है? लेकिन पार्टी के लिए तय हो गया कि 75 के ऊपर वाले जो हैं वो किसी पद पर नहीं रहेंगे। मुझे कुछ इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए मैं बाहर हो गया 2014 में, और मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुंबई में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें किसी ने कोई सवाल पूछा, तो उसमें मैंने हंसते हुए मजाक में ये कहा कि भाई मेरी उम्र 75 साल के ऊपर हो गई है, तो मैं तो ब्रेन डेड हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पर यशवंत जी, आपने 2018 में घोषणा की कि अब आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, फिर आप टीएमसी में आ गए। हाँ, क्यों किया आपने, अपना विचार क्यों बदला, यहाँ पे रोल बैक क्यों किया? हाँ, मैं बताऊं आपको कि
2018 में ये मैंने फैसला किया कि मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूँगा और पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं करूँगा। फिर उसके बाद देश में परिस्थितियाँ बदलती चली गईं और अगर आप जो 2000 कब वो चुनाव हुआ था बंगाल का 19 में या 20 में, उस समय की परिस्थिति दीदी ओ दीदी याद है आपको? 21 में हैं? दीदी ओ दीदी, एक ऐसा चुनाव आते हैं जाते हैं प्रजातंत्र में, एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाने का प्रयास हो रहा था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई खड़ा हो तो उससे गया गुजरा कोई हो ही नहीं सकता है। और उस समय मैंने अक्सर टीएमसी की मदद की। मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन अगर वो कहते थे तो मैं आसपास चुनाव प्रचार में जाता था, झारखंड के आसपास के जो इलाके थे। लेकिन उस समय मैंने महसूस किया कि इतनी एक विकट परिस्थिति इस देश की राजनीति में पैदा हो गया है कि मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर नहीं कर सकता हूँ जो काम मैं करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने टीएमसी ज्वाइन किया। और उस चुनाव में जितना मेरा योगदान हो सकता था उतना योगदान मैंने किया। और आप जानते हैं कि बंगाल में और अनेक क्षेत्र हैं बंगाल में जहाँ पर कि बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग लोग यूपी, बिहार के, झारखंड के वहाँ रहते हैं। तो हमारी उपयोगिता थी वहाँ पर, तो मैं गया उन लोगों के बीच में। तो ये कारण था कि मैं एक बार फिर आया, लेकिन फिर भी मैं चुनावी राजनीति में नहीं गया। पार्टी में गया लेकिन चुनावी राजनीति से अलग रहा। राजीव जी। जी, यशवंत जी, आपने कहा कि मुर्मू जी रबर स्टैंप राष्ट्रपति साबित होंगी, लेकिन यदि आप चुने जाते हैं, आप विपक्षी एकता का हवाला देकर के इस चुनाव में हैं, राष्ट्रपति चुनाव में, तो क्या आप रबर इरेजर राष्ट्रपति साबित होंगे? और अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें आपने कही हैं उसमें 2-3 विरोधाभास मुझे दिख रहे हैं। आपने सबसे पहले अटल जी का जिक्र किया कि उन्होंने 1 वोट से अपनी सरकार गिर जाना मंजूर किया, लेकिन मंडी सजी हुई थी, खरीदना मंजूर नहीं किया। और आपने अभी अपनी ही टिप्पणी में जिक्र किया कि भाजपा के अंदर असंतोष बहुत है, इसलिए आपको आशा है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। बेशक आप खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग भी क्या राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा है? आपने जिक्र किया कि 2002 में आप नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पक्ष में थे। 2014 में आप उसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के पक्ष में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन 2014 के नवंबर में जब राज्य विधानसभा का चुनाव था झारखंड में, उस समय आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट करवाना चाहते थे। तो ये सारी बातें क्या विरोधाभासी नहीं है? मैं एक एक करके लिया जाए। एक तो अंतिम सवाल जो आपका था उसी शुरू करते हैं जी। मैंने कभी अपनी दावेदारी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पेश की। ये पता नहीं कहाँ से ये चल पड़ा कि हम मरे जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। हाँ, हम देश के ऐसे पदों पर रहे हैं सर जिसमें मुख्यमंत्री आते थे हमसे मिलने, तो इसलिए वहाँ से उस ऊंचाई से हम मुख्यमंत्री की निचाई पर पहुँचे, ये मुझे खुद ही मंजूर नहीं था। तो इसलिए वो तो बिल्कुल एक अफवाह फैलाई जाती थी कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया और ना हम बनना चाहते थे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात विरोधाभास का जो आपने कहा कि 2002 और 2013 मोदी जी के विरोधी थे, मोदी जी के पीएम का नाम प्रपोज किया। जो आप देखेंगे उस इंटरव्यू को जिसमें मैंने कहा मोदी जी का नाम लिया था, मोदी जी का नाम, उसमें बिल्कुल मैंने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो मोदी जी को आगे करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी जी चुनाव जिताएंगे उसका ये मतलब हुआ ना, लेकिन मोदी जी ही सर्वगुण संपन्न है ये मैंने कभी नहीं कहा। उस समय देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी, आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी 2009 का चुनाव हार गई थी। 2014 में एक नए नेतृत्व की तलाश थी। कई कारणों के चलते मोदी जी इमर्ज किए। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। झारखंड के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के
दूर दराज के इलाके में, जंगल के बीच में, एक दिन रात को मैं गांव में गया, किसी का अगर डेथ हो गया था तो उसमें मातम पुरसी करने के लिए लोग जानते थे कि मैं आ रहा हूं, तो काफ़ी लोग वहां पर बैठे हुए थे। मातम पुरसी की औपचारिकता ख़त्म करने के बाद राजनीति की बात आ गई सामने। वहाँ बैठा हर आदमी हमसे बोला कि आप लोगों को मोदी जी को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। उस जंगल के गांव में कोलकाता एयरपोर्ट पर एक दिन मैं उतरा अपनी गाड़ी से कोई फ़्लाइट पकड़ने के लिए। एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मैंने सोचा हो सकता है तमाचा मारने आ रहा हो, थोड़ा सावधान हुआ, लेकिन वो आके रुका मेरे पास और उसने ये कहा, कंप्लीट स्ट्रेंजर, जिसने ये कहा कि आप लोगों को मोदी जी को चुनाव में आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। गोलकोंडा फोर्ट में हम लोग खड़े थे अंदर जाने के लिए, बाहर से लोग अंदर से लोग निकल रहे थे। वहाँ पर लोग आए, रुके हमको पहचान के, और उन्होंने कहा कि मोदी जी को आप आगे करके चुनाव लड़िए। देश में उस समय एक वातावरण बन गया था कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। उसी को मैं प्रतिबिंबित कर रहा था जब मैंने वो वाक्य या वो इंटरव्यू दिया था। जी आगे बढ़े। हाँ, समय, राजीव जी समय की कमी, माफ़ी चाहता हूँ। अभय जी। सिन्हा साहब, इसलिए नहीं कि विपक्ष ने आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि आप विपक्ष की एक राजनीतिक और बौद्धिक बहुत अहम आवाज़ हैं पहले से, इसके पहले से। तो मैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में नहीं, लेकिन विपक्ष की राजनीति के बारे में एक सवाल आपसे पूछूंगा। इस वक्त देश में मेरी समझ में जो स्थिति ये है वो बड़ी ही विरोधाभासी किस्म की स्थिति है। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता है मोदी जी के नेतृत्व में, बड़ी प्रबल राजनीतिक स्थिरता है, और दूसरी तरफ बहुत ज़बरदस्त सामाजिक उथल पुथल और सामाजिक अस्थिरता है, बहुत सारा सामाजिक असंतोष है। और इतनी विरोधाभासी स्थिति के बाद भी विपक्षी राजनीति और विपक्षी दल उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई जन गोलबंदी नहीं है, किसी भी किस्म की कोई सुचिंतित राजनीतिक योजना नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करने की, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जैसे आपने आज इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया है कि निरंकुश ताकतें हैं जो संविधान के महत्व को गिरा रही हैं, तो वो तो अलग है ही बात, एक जो आपकी बात सही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की कमज़ोरी आप देखिए, वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। कुछ भी होता है तो मोदी जी की लोकप्रियता कभी गिरती ही नहीं है। चाहे कितना भी असंतोष हो, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद बड़ा असंतोष होता है, कुछ उथल पुथल होती है, चाहे अल्पसंख्यकों में हो, दलितों में हो, किसानों में हो, बेरोजगार नौजवानों में हो। ये सब लगातार चल रहा है, अभी से नहीं, कई वर्ष से लगातार चल रहा है। लेकिन विपक्ष कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। तो इतना असमर्थ विपक्ष कभी देखा नहीं गया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विपक्षी राजनीति का क्या भविष्य है? देखिए, मैं मानता हूँ कि विपक्षी दलों का एकजुट होना और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर एक व्यक्ति का चयन करना एक शुरुआत है भारत की राजनीति में, और ये यही नहीं थमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि ये विपक्षी एकता जो उन्होंने दर्शाया है ये आगे भी चलती रहेगी, और जो भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए वो भूमिका विपक्ष निभाएगी भविष्य में। मैं आपसे सहमत हूँ कि बीते दिनों में जो भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए था वो शायद विपक्ष नहीं निभा पाई, और हर जगह जब मैंने बात की, मैंने स्वयं इस बात को कहा है कि ये विपक्ष की कमज़ोरी है। साथ ही साथ हमको ये भी बात याद रखना चाहिए कि जब विपक्षी दल फेल होते हैं, जिसके चलते सरकार और भी निरंकुश हो जाती है, तब जनता सड़कों पर उतरती है। और वही स्थिति आज के दिन हम देख रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई इंतजार नहीं कर रहा है, कौन लीडर विपक्ष का क्या बयान दे रहा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग खुद सड़क पर उतर रहे हैं, और इसकी शुरुआत आज नहीं हुई। रेलवे रिक्रूटमेंट आपको याद है ना, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था उसको लेकर, फिर किसानों का आंदोलन हुआ, आज नौजवानों का आंदोलन हो रहा है, क्योंकि समाज में घोर असंतोष और अशांति है। और इसलिए लोग सामने आएंगे। जयप्रकाश जी का जब आंदोलन हुआ था तो लोग सामने आए थे ना, विपक्षी दल बाद में आए हैं। तो ये स्थिति, हमको पूरी उम्मीद है कि इस देश में जो
हालात हैं उसमें विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग सामने आएंगे और फोर्स करेंगे विपक्षी दलों को कि तुम भूमिका निभाओ। तो यशवंत सिन्हा जी जो है राष्ट्रपति चुनाव के बाद, चुनाव के परिणाम क्या होंगे पता नहीं, मान लीजिए चुनाव आप नहीं जीत पाते हैं, वो अदृश्य शक्तियाँ काम नहीं करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण की भूमिका में आएंगे या अन्ना हजारे की भूमिका में या हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका में? देखिए, वो भूमिका लोग तय करते हैं, आप खुद नहीं तय करते हैं। जेपी ने नहीं तय किया कि ये मेरी भूमिका होगी, लोगों ने तय किया। अन्ना हजारे ने अपनी भूमिका नहीं तय की, प्रयास किया, उनकी भूमिका बनी। इसलिए हरकिशन सिंह सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत सबको इकट्ठा करने की और पॉलिटिक्स में उनके बहुत थी। मैं उस समय खुद एक्टिव था पॉलिटिक्स में, तो इसलिए मैं जानता हूँ उनकी भूमिका। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भूमिका जो है वो लोग तय करते हैं। कोई उठ के नहीं कह सकता है कि हम जयप्रकाश नारायण आ गए, अब सब लोग मेरे पीछे चलो। सर अगला सवाल आशीष, सॉरी शॉर्ट ऑफ टाइम इज टू गो। सर साहब, आपसे 2 सवाल मैं करना चाहता हूँ। एक तो एक एक करके कीजिए जी, एक एक करके करता हूँ। सर पहला तो कि हमने देखा कि नीतीश कुमार साहब ने ट्वीट करके बड़ी एक्सप्लिसिट तारीफ की है द्रौपदी मुर्मू जी की। आपको ये देख करके तकलीफ हुई? आपको उम्मीद थी कि नीतीश बाबू आपका समर्थन करते? क्या आपने उनको अप्रोच किया है या करेंगे? पहले आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा पूछूं। हाँ, मैं करूँगा। मेरा एक उम्मीदवार के नाते ये हक बनता है कि सब लोगों को अप्रोच करूं और सबसे वोट मांगूं। तो मैं नीतीश बाबू से ज़रूर बात करूंगा इसके बारे में। अब पर्सनली जाके मुलाकात करेंगे? पर्सनली मैं जाऊंगा ज़रूर पटना और कोशिश करूंगा उनसे मुलाकात करने का। अगर वो समय देंगे तो मैं मिलूंगा उनसे। सर मेरा दूसरा सवाल भी आपके कैंडिडेचर को लेकर के है। क्रिकेट में जैसे होता है ना कि सलामी बल्लेबाज नहीं है तो फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन किसी को भी भेज दो ओपन करने के लिए। आप फर्स्ट चॉइस नहीं थे। शरद पवार साहब ने इनकार किया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनकार किया तो गोपाल कृष्ण गांधी जी ने इनकार किया तब यशवंत सिन्हा। तो आपको नहीं लगता है सर कि जब आप फर्स्ट चॉइस ही नहीं थे तो आप वो कॉन्फिडेंस कैसे इंस्पायर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक इंटरव्यू में भी हाल में मैंने कहा कि मैं अक्सर सेकंड चॉइस रहा हूँ। मेरे लाइफ की कहानी ये है कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं रहा, अक्सर मैं सेकंड चॉइस रहा हूँ। लेकिन सेकंड चॉइस होते हुए भी हम उस पद पर चले गए या वो अवसर हमें मिल गया। फिर जो कुछ मुझे करना था वो मैंने किया। और मजाक में हमने ये कहा कि इस बार मैं चौथा उम्मीदवार हूँ, सेकंड भी नहीं, चौथा, जैसा आपने कहा। तो 2 का दुगना होता है 4, तो इसलिए जीत की संभावना उससे हमारी दुगनी हो गई। आखिरी प्रश्न सर, जब आप विदेश मंत्री थे तो वाजपेयी सरकार की 2 मेजर विफलताएं रही फॉरेन पॉलिसी के नज़र से। एक तो ये कि वाजपेयी जी ने ये कहा कि तिब्बत को ऑलमोस्ट रिकग्नाइज कर दिया कि वो चाइना का पार्ट है, और दूसरी तरफ से उन्होंने अमन की आशा पाकिस्तान के साथ ज़ोरों शोरों से उस रास्ते पे चले गए। और हुआ ये कि ये होने के बावजूद भी ना पाकिस्तान के साथ मसला सुलझा और ना ही चाइना के साथ कोई मसला सुलझा। 2016 में आप फिर से सईद अली शाह गिलानी के पास गए और आपने रिक्वेस्ट की, डायलॉग की। डायलॉग होता रहा, लेकिन लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपका क्या अप्रोच होगा, जबकि आपकी जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी जो अप्रोच थी वो फेल हुई? मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी पुरानी जो पॉलिसी थी वो फेल हो गई थी। अगर अटल जी की सरकार 2004 का चुनाव नहीं हारती और सरकार फिर वापस आती सत्ता में, अटल जी वापस आते, तो पाकिस्तान के साथ जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी उस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते। मनमोहन जी की सरकार में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, विनोद जी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कि 6 जनवरी 2004 को जब इस्लामाबाद में हम लोग गए थे सार्क सम्मेलन के लिए, वहाँ पर एक बहुत छोटा सा जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू किया गया था वाजपेयी जी की मुशर्रफ जी से बातचीत करके, सिंगल पेज। मैं मानता हूँ कि शिमला समझौते के बाद वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें यूनिलैटरली पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसके देश से हिंसा फैलती है और ये कहा कि हम इस हिंसा को नहीं फैलने देंगे, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होना था, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस।
अगर हम लोग सरकार में होते दोबारा तो हम लोग उस डायलॉग को आगे बढ़ाते और उस बेसिस पर जो 6 जनवरी 2004 का स्टेटमेंट था उसके आधार पर आगे बढ़ाते। यूपीए की जो सरकार आई तो उस समय मुशर्रफ जी ने दाएं बाएं करके उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं बिल्कुल नकार दिया, दबा दिया। और आपको याद होगा कि हवाना में मीटिंग हुई, हवाना डिक्लेरेशन उसके बाद आया, जहाँ पर कि एक तरह से पूरी तरह से नकार दिया गया इस्लामाबाद वाले पोजीशन को। तो चीज़ें बदल गईं, लेकिन मैं वाजपेयी जी की सरकार, वाजपेयी जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि वो डायलॉग में विश्वास करते थे, क्योंकि डायलॉग से ही कंसेंसस बनता है। और इसीलिए चाहे विपक्षी दल देश में हो, चाहे विदेशों की बात हो, वो बराबर चाहते थे कि डायलॉग हो। और कश्मीर के बारे में उन्होंने क्यों कहा जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, कहा ना उन्होंने। उस रास्ते अगर चलते हम लोग तो वहाँ कहीं पहुँच सकते थे। और जब मैं गिलानी से बात करने गया था तो मैंने उनको याद दिलाया इस बात को कि ये है पॉलिसी जिस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन वो नहीं चले, सरकार ही नहीं चली तो वो कैसे चलते। यशवंत जी, माफ करिएगा साहब, एक सवाल था कि आपके कैंडिडेचर के अनाउंसमेंट से पहले क्या शरद पवार साहब ने नवीन पटनायक या वाईएसआर या फिर जो आशीष करे थे, नीतीश कुमार, इन सब से सलाह मशवरा किया था कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए, उससे पहले उनका सपोर्ट मिले? मैंने उनसे पूछा नहीं है इस प्रश्न को कि आपने सबसे बात की थी कि नहीं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। ये जो बीच की पार्टियां हैं जिन्होंने क्लियर नहीं किया अभी तक, क्या आपको उम्मीद है कि वो आपके साथ आएंगी, जैसे वाईएसआर, जैसे टीआरएस, जैसे आम आदमी पार्टी? नहीं, उम्मीद तो हमारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग, वो इसमें प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक संकट आ गया सरकार को लेकर, जिसके चलते पवार साहब को जाना पड़ा वहाँ पर। लेकिन पवार साहब किंग पिन थे एक तरह से, ये पूरी जो साझेदारी बनी उसके किंग पिन वही थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा था। और वो वहाँ से फारिग होते हैं महाराष्ट्र से तो फिर लगेंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। मैं कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आप चुनाव जीत गए तो आप देश के महामहिम हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, तब शायद मैं ये हिमाकत ना कर पाऊँ। लेकिन आज इस मंच पे ये अवसर है मेरे पास कि छोटी सी मैं हिमाकत आपके सामने कर लूँ। हम इस कार्यक्रम के आखिर में एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें आपके सामने कुछ सवाल देंगे, हम चाहेंगे आप क्विक आंसर्स मिल जाए। इतने बुढ़े आदमी से आप क्यों रैपिड? कौन कह रहा आप बुढ़े हैं? लगा ही नहीं बिल्कुल भी कि आप इट्स नॉट फेयर। बड़ा सिंपल है सर। मैं कुछ नाम लेता हूं कुछ नेताओं के, आपको एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। रेडी? चलिए। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है। ममता बनर्जी फाइटर। नरेंद्र मोदी अथॉरिटेरियन। अब मैं खुद डाइवर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ममता बनर्जी नहीं अथॉरिटेरियन। ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी भी बहुत अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक है। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। उनके साथ बहुत दिन से मैंने काम किया है और मुझे कहीं भी मीटिंग में नहीं ये दिखा कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। और मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मीटिंग्स में कई बार ऐसे सुझाव दिए जिसमें आपकी रैपिड फायर की तरह उन्होंने रैपिडली डिसीजन लिया और अच्छे फैसले किए। ठीक है, अगला सवाल। यशवंत सिन्हा जी अपनी नज़र में बेहतर पिता हैं या बेहतर राजनेता हैं? मैं बेहतर फैमिली मैन हूँ। आप बेहतर ब्यूरोक्रेट हैं या बेहतर पॉलिटिशियन हैं? दोनों बेहतर हैं, दोनों अच्छे थे। द्रौपदी मुर्मू जी देश की बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी, प्रधानमंत्री का ऐसा कहना है, आप सहमत हैं? अगर मैं सहमत होता तो मैं कॉन्टेस्ट में नहीं होता। आपके हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या सर्वसम्मति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सर्वसम्मति बनाए। एक आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में अगर आप ये चुनाव हार जाते हैं राष्ट्रपति का, तो आप राष्ट्रीय राजनीति में राजनेता के तौर पर दिखाई देंगे या आप कहीं और नेपथ्य में जाकर किताबें लिख रहे होंगे, आर्टिकल्स लिख रहे होंगे और ट्वीट कर रहे होंगे? देखिए, मैंने इस कार्यक्रम में कहा कि
विपक्षी दलों का एक साथ आना, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना एक नई शुरुआत है भारत की राजनीति में, और ये शुरुआत कायम रहेगी। और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अगर मुझे मौका मिला तो इस भूमिका में मैं रहूँगा कि इस क्रम को, इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी इनग्रॉसिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।